हेलो बच्चों, माई सेल्फ राहुल छाबड़ा फ्रॉम जैन अकेडमी सिक्कर। और ये अपना नेक्स्ट जो है वो टॉपिक यही मान लो, नेक्स्ट जो अपना क्वेश्चंस है, जितने अपने क्वेश्चंस ट्राई किए थे अभी तक उसके बाद में एक ही क्वेश्चन आया हुआ है। ये क्वेश्चन सीबीएसई में आया हुआ क्वेश्चन है, तो इस सीबीएसई में आए हुए क्वेश्चन को ही अपन डिस्कस कर लेते हैं कि क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन ये था, जो लिखा है वो मैं बता देता हूँ क्या लिखा है कि ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। इस इक्विलेटरल ट्राइंगल के अंदर ए पॉइंट के ऊपर प्लस क्यू चार्ज रखा है, सी पॉइंट पे माइनस टू क्यू चार्ज रखा है और बी पॉइंट पे प्लस क्यू चार्ज रखा है। साइड्स जो है वो इसकी स्मॉल ए है और अपन को ये फाइंड आउट करना है कि ए पॉइंट पे जो चार्ज है, इस चार्ज पे लगने वाला नेट फोर्स जो है वो कितना होगा। तो नेट फोर्स निकालना है, वही अपन को वेक्टर रूल काम में लेना है इसके अंदर। इस ए पॉइंट पे रखे हुए चार्ज पे पहले तो देखो फोर्स कौन कौन से लग रहे हैं और कितने कितने लग रहे हैं। यदि ए पॉइंट पे देखें तो एक तो माइनस क्यू चार्ज इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है और एक प्लस क्यू चार्ज इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है। माइनस कैसा फोर्स लगाएगा? अट्रैक्शन, क्योंकि ये प्लस में है। और प्लस क्यू कैसा लगाएगा? रिपल्सिव। ये अट्रैक्शन लगाएगा तो इधर की तरफ, ये रिपल्सिव लगाएगा तो इधर की तरफ। ठीक है, तो यानी कि यदि मैं बात करूं कि जो सी पॉइंट पे जो चार्ज रखा है वो ए पे जो फोर्स लगाएगा वो तो इधर की तरफ लगेगा, कौन सा? एफ ए सी, अट्रैक्शन फोर्स। और बी पॉइंट पे जो चार्ज रखा है वो ए पे फोर्स लगाएगा इधर की तरफ, वो कौन सा लगाएगा? उसको अपन नाम दे देंगे एफ ए बी। क्लियर? क्या इन दोनों के मैग्नीट्यूड सेम होंगे? सॉरी, इन दोनों के मैग्नीट्यूड भी अलग अलग होंगे। और ए पॉइंट पे जो चार्ज रखा है वो बी पॉइंट पे रखा हुआ चार्ज इस पे फोर्स लगाएगा, वो रिपल्सिव फोर्स लगाएगा और इसका फोर्स की डायरेक्शन कौन सी होगी? ये वाली, एफ ए बी। क्लियर? तो एफ ए बी इधर की तरफ, एफ ए सी इधर की तरफ। इसको यदि मैं अलग से शो करना चाहूं तो यहां से देखो, इधर की तरफ तो लगेगा एफ ए सी, क्लियर, और इधर की तरफ लगेगा एफ ए बी। क्लियर? अब देखो एफ ए सी और एफ ए बी, इनकी वैल्यूज क्या क्या होगी? दो चार्ज के बीच में लगने वाला फोर्स अपन कूलाम लॉ से बताते हैं। कूलाम लॉ अपन को ये बोलता है कि फोर्स जो होता है वो फोर्स कैसा होता है? फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर। तो के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर। तो फोर्स क्यू वन तो हो गया प्लस का टू क्यू, Q2 हो गया Q और R कितना हो गया A। तो FAC की यदि मैं बात करूंगा तो K Q1 कितना है? 2Q, Q2 कितना है? Q और R कितना है? A स्क्वायर। यानी कि हो जाएगा 2KQ स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर। ये तो हो जाएगा FAC। FAB कितना होगा? K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, यानी कि KQ Q अपॉन A स्क्वायर। यानी कि हो जाएगा F इक्वल टू KQ स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर। क्लियर? और इन दोनों के बीच का एंगल कितना होगा? यदि एंगल की बात करें तो एंगल तो अपन सीधा बता सकते हैं। ये एंगल 60 डिग्री है, तो ये जो एंगल बनेगा वो एंगल कितना बनेगा? 60। 180 में से यदि 60 माइनस गया तो कितना बचा? 120। तो ये एंगल जो बना वो एंगल कितना बना? 120 डिग्री। अब वही क्वेश्चन आ गया अपने पास में, दो फोर्स यदि एक दूसरे से थीटा एंगल पे होते हैं तो उनका जो रिजल्टेंट निकलता है, रिजल्टेंट का फॉर्मूला होता है रूट में F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos 120। यानी कि यदि मैं रिजल्टेंट निकालूंगा तो रिजल्टेंट कितना हो जाएगा? रूट में एफ ए बी का स्क्वायर प्लस एफ ए सी का स्क्वायर प्लस 2F ए बी एफ ए सी कोस 120। क्लियर? ये रिजल्टेंट फोर्स आ जाएगा ए पॉइंट पे लगने वाले पे। अब देखो एफ ए बी और एफ ए सी को यदि ध्यान से देखो, गौर से देखो, गौर से देखेंगे तो ये एफ ए बी के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर है, ये 2 के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। या तो डायरेक्टली वैल्यू पुट कर दो, या फिर मैं ये भी बोल सकता हूं कि एफ ए सी इज ट्वाइस ऑफ एफ ए बी। बोल सकते हैं क्या? एफ ए सी देखो, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, 2 को छोड़ दो, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर किसके इक्वल है? एफ ए बी के। तो एफ ए सी इक्वल हो जाएगा 2 इंटू एफ ए बी। तो एफ ए सी इक्वल टू 2 इंटू एफ ए बी। केवल कैलकुलेशन सिंपल करने के लिए काम किया और कुछ नहीं किया। फिर अपन वैल्यूज पुट कर देंगे तो और क्लियर हो जाएगा। बाकी डायरेक्टली वैल्यू पुट करके भी कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो एफ ए इक्वल टू, मैं वैल्यूज पुट कर रहा हूँ, एफ ए बी तो ऐसे कैसे चलने दो, ठीक है, या फिर एफ ए बी की जगह एफ ए बी तो ऐसे कैसे चलने दो, तो एफ ए बी का स्क्वायर प्लस एफ ए सी का स्क्वायर। एफ ए सी किसके इक्वल है? 2F ए बी। 2F ए बी का स्क्वायर यदि मैं करूंगा तो कितना हो जाएगा? 4F ए बी प्लस 2 इंटू एफ ए बी तो ऐसे कैसे, और एफ ए सी किसके इक्वल है? 2F ए बी के। एफ ए सी किसके इक्वल है? 2F ए बी के। और cos 120 किसके इक्वल होता है? कल भी देखा था अपन ने, cos 120 किसके इक्वल होता है भाई? cos 120 जो है वो चीजें आ गई। अब देखो ये चीजें फिर से घूम फिर के आती रहेगी, बैटरी है कि वैल्यूज है वो याद कर लो। तो cos 120 होता है -1/2 का इक्वल,
तो ये आ जाएगा माइनस का 1/2। अब देखो यहाँ से 2 से तो 2 कैंसिल 2FAB और माइनस का और बचेगा, तो यहाँ से इसको मैं यूँ लिख सकता हूँ FA इक्वल्स टू रूट में FAB स्क्वायर प्लस 4FAB स्क्वायर कितना हो गया 5FAB स्क्वायर, और ये माइनस आगे आ जाएगा यहाँ पे माइनस का 2FAB बच गया क्योंकि 2 से तो 2 कैंसिल, और 2FAB इंटू FAB कितना हो जाएगा 2FAB का होल स्क्वायर। क्लियर। तो अब यहाँ से देखो 5FAB का स्क्वायर माइनस 2FAB का स्क्वायर कितना हो गया 3FAB का स्क्वायर, तो FA जो हो जाएगा वो हो जाएगा रूट में 3FAB का स्क्वायर, FAB का स्क्वायर को रूट से बाहर निकाल लो तो ये हो जाएगा रूट 3FAB। ठीक है, अब FAB की वैल्यू पुट कर दो तो FA इक्वल टू आ जाएगा रूट 3 तो ऐसे कैसे, और FAB किसके इक्वल था KQ स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर, तो ये आ जाएगा KQ स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर। ये तो अपने पास में रिजल्टेंट फोर्स आ जाएगा रूट 3 KQ स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर। क्लियर। अब देखो, अब वैसे डायरेक्ट भी कर सकते थे, ऐसी कोई बात नहीं है कि मैं यदि डायरेक्टली FAB की वैल्यू यहाँ से पुट करता, FAC की वैल्यू यहाँ से पुट कर देता तो भी आंसर ये आना था, पर कैलकुलेशन थोड़ी सी टिपिकल हो जाती है, इसलिए मैंने कैलकुलेशन को सिंपल बनाने के लिए ये वाली चीज जो है वो इसमें काम में ले ली। अब ये अपने ऊपर डिपेंड है कि अपन कैलकुलेशन को सिंपल कैसे बनाया जाए, तो कैलकुलेशन को सिंपल बनाने के लिए अपन ऐसा कर सकते हैं। तो ये तो मैग्नीट्यूड आ गया, यानी कि इन दोनों का जो रिजल्टेंट बनेगा वो रिजल्टेंट मान लो ये वाला आ गया, ये मैंने मान लिया FA आ गया, और इसने इससे एंगल बनाया अल्फा। ठीक है, तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड तो ये आ गया। अब मुझे रिजल्टेंट की डायरेक्शन निकालनी है, तो डायरेक्शन निकालने का फॉर्मूला tan अल्फा, डायरेक्शन निकालते हैं अपन tan अल्फा से। tan अल्फा क्या होता है, अल्फा जिससे एंगल बना रखा है उसके अपोजिट वाला लेते हैं पहले, अपोजिट वाला कौन सा है FAB। क्लियर। तो मैं बोल दूंगा यहाँ पे आ जाएगा FAB साइन 120 अपॉन FAC प्लस FAB कोस 120। क्लियर। फॉर्मूला होता है F2 साइन थीटा अपॉन F1 प्लस F2 कोस थीटा। क्लियर। अब वैल्यूज पुट कर दो tan अल्फा। ठीक है, पहले तो FAB की जगह FAB तो ऐसे किस चलने दो, FAC की जगह अपन पुट कर सकते हैं तो 2FAB, तो FAB साइन 120 तो ऐसे कैसे अपॉन FAC की जगह क्या पुट कर देंगे 2FAB, ये आ जाएगा 2FAB प्लस FAB कोस 120। क्लियर। tan अल्फा। क्लियर। FAB कॉमन आके कैंसिल, ऊपर तो बचेगा साइन 120 और नीचे बचेगा 2 प्लस कोस 120। क्लियर। तो अब यहां से देखो tan अल्फा कितना आएगा, साइन 120 कितना होता है, साइन 120 होता है कोस 30 के इक्वल, कोस 30 कितना होता है रूट 3/2, तो यहां से हो जाएगा रूट 3/2 अपॉन 2, कोस 120 होता है माइनस का 1/2, तो 2 माइनस 1/2, 2 माइनस 1/2 दो में से आधा गया तो 1.5 का मतलब 3/2, तो यहां से अपने पास ये बचेगा रूट में 3/2 अपॉन 3/2। क्लियर। 2 से 2 कैंसिल, रूट 3/3, तो tan अल्फा जो अपने पास में आया वो आ गया रूट 3/3, और रूट 3/3 को क्या लिख सकते हैं 1/√3, तो tan अल्फा 1/√3 होने का मतलब अल्फा कितना हो गया, अल्फा हो गया अपना 30 डिग्री। इसका मतलब जो रिजल्टेंट बनेगा उस रिजल्टेंट की डायरेक्शन किधर होगी, FAC से 30 डिग्री पर होगा, यानी कि रिजल्टेंट जो बनेगा वो रिजल्टेंट कुछ इधर की तरफ आएगा FA, और ये एंगल कितना होगा 30 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा 30 कितना 120 टोटल था, 30 गया तो कितना बचा 90 डिग्री, यानी कि FAB से तो रिजल्टेंट की डायरेक्शन होगी 90 डिग्री, और FAC से जो रिजल्टेंट की डायरेक्शन होगी वो कितनी होगी 30 डिग्री, तो इससे तो 30 डिग्री और इससे कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो ये इस टाइप का से एक क्वेश्चन आया हुआ था जो अपन ने अभी तक क्वेश्चन किए थे, उसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन था। इसमें अब मैंने पहले भी बताया था कि चार्जेस की जो वैल्यू है वो वैल्यूज चेंज करके क्वेश्चन को कैसे भी बनाया जा सकता है, करने का तरीका जो है वो अपना यही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं है, यही तरीका है, वही दो फॉर्मूला लगाने हैं, रिजल्टेंट का फॉर्मूला और एक डायरेक्शन का फॉर्मूला, बस ये फॉर्मूला लगा के ही अपन को इन क्वेश्चंस जो है इन क्वेश्चंस को सोल्व करना है। क्लियर है यहाँ तक, इसमें कोई डाउट है क्लियर करो अच्छे से, कोई भी डाउट है तो अपन डाउट नोट कर ले, और डाउट को नोट करने के बाद में जो भी डाउट हो मेरे से पर्सनल लेवल पे आप पूछ सकते हो, चाहे तो मेरे व्हाट्सअप नंबर पे पूछ लो या फिर इस पे कमेंट करके पूछे जा सकते हैं। हम अपने व्हाट्सअप नंबर और बता देता हूँ, मेरा जो व्हाट्सअप नंबर है वो है 9529501663, ये मेरे व्हाट्सअप नंबर है। इस नंबर पे यदि कोई भी क्वेरी हो तो क्वेरी आप यहाँ से इससे पूछ सकते हो। क्लियर है यहाँ तक। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। हाँ,
तो नेक्स्ट 2 क्वेश्चन और लिखे गए हैं बोर्ड के ऊपर। इन क्वेश्चंस को और देखो, ये सब सीबीएसई में आए हुए क्वेश्चंस हैं। अभी तक जो अपने टॉपिक पढ़े हैं उससे रिलेटेड अपन सारे क्वेश्चन जो सीबीएसई में आए हुए हैं सारे डिस्कस कर लेंगे। देखो फर्स्ट क्वेश्चन इसमें लिखा हुआ है, देखो क्वेश्चन क्या है मैं समझा देता हूँ, उसके बाद इसका आंसर देखते हैं। कि मान लो एक सपोर्ट है, उस सपोर्ट से 2 सेम लेंथ की स्ट्रिंग्स है, ठीक है, ये भी एल लेंथ की है, ये भी एल लेंथ की है। यहाँ पे मैं मान लेता हूँ एक बॉल है और यहाँ पर भी एक बॉल लगाई गई है, ठीक है। इस पे भी चार्ज प्लस का क्यू है और इस पे भी चार्ज जो प्लस का क्यू है, ठीक है। तो 2 इक्वल बॉल्स हैविंग इक्वल प्लस क्यू कूलम्ब चार्ज आर सस्पेंडिंग बाय 2 इंसुलेटिंग स्ट्रिंग। दोनों स्ट्रिंग्स कैसी है? इंसुलेटिंग है। इंसुलेटिंग क्यों लगाई गई? ताकि ये चार्ज है वो इनमें फ्लो नहीं हो पाएगा। ऑफ इक्वल लेंथ, दोनों की लेंथ भी इक्वल ले रखी है अपन ने। व्हाट वुड बी द इफेक्ट ऑन द फोर्स व्हेन ए प्लास्टिक शीट इज इंसर्टेड बिटवीन 2, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में और भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पहले जो पूछा गया अपन उसकी बात कर लेते हैं। तो अब देखो, जब ये मान लो जब ये लगाई गई होगी बॉल, तब वो यहां थी, लेकिन दोनों के बीच में क्या हुआ? रिपल्शन हुआ। रिपल्शन, ये प्लस क्यू चार्ज, ये प्लस क्यू चार्ज, दोनों के बीच में क्या होगा? रिपल्सिव फोर्स लगेगा। रिपल्सिव फोर्स लगेगा तो उस कंडीशन में इन दोनों के बीच की डिस्टेंस मैंने मान ली आर हो गई। क्लियर? अब जैसे ही आर हो गई तो उस कंडीशन में अब यहाँ पे जो फोर्स लग रहा होगा वो लग रहा होगा के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला कूलम्ब्स लॉ से, के क्यू1 क्यू2 अपॉन आर स्क्वायर। और इसको मैं एक्सपेंड करके लिखूं तो ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर अपॉन के की जगह अपन बोल सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। क्लियर? अब क्या किया गया, नेक्स्ट कंडीशन में इन दोनों के बीच में जो सेपरेशन था, उस सेपरेशन के बीच में अपन ने क्या कर दिया, इन दोनों के बीच में अपन ने एक प्लास्टिक शीट को इंसर्ट कर दिया, ठीक है। अब मैंने जब कूलम्ब्स लॉ पढ़ाया था उस टाइम पे एक चीज बताई थी कि फोर्स जो होता है वो तभी मैक्सिमम होता है जब दोनों चार्जेस के बीच में या तो एयर हो या वैक्यूम हो, क्योंकि उस कंडीशन में के की वैल्यू मिनिमम होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब जैसे ही प्लास्टिक शीट इंसर्ट करी तो इंसर्ट करने पर जो एप्सिलॉन आर हुआ वो आ गया इसके अंदर। भी प्लास्टिक है तो कोई ना कोई इसका रिलेटिव परमिटिविटी होगी। रिलेटिव परमिटिविटी होगी तो फोर्स कितना हो जाएगा? फोर्स की बात करेंगे तो क्यू स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर स्क्वायर। समझ में आ रही चीज? तो इसका मतलब जैसे ही प्लास्टिक शीट इंसर्ट करोगे या मीडियम यदि लगा दोगे तो एक चीज वैसे ही ध्यान रख लो कि यदि मीडियम इंसर्ट करवाया जाता है तो फोर्स की वैल्यू जो है वो पहले से के कंपैरिजन में डिक्रीज हो जाती है। तो फोर्स जो होगा वो क्या हो जाएगा? इसके अंदर डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो फोर्स तो डिक्रीज हो जाएगा। तो इसके अंदर यही पूछा गया था कि व्हाट विल बी इफेक्ट ऑन द फोर्स, फोर्स पे क्या इफेक्ट आएगा जब दोनों के बीच में प्लास्टिक शीट जो है वो इंसर्ट करवा दी जाएगी। क्लियर? तो यदि प्लास्टिक शीट या मान लो कहीं भी इस क्वेश्चन को उठा के यदि ऐसा बोल दिया गया कि इसको उठा के अपन पानी में ले गए, ठीक है, तो पानी में ले गए तो एप्सिलॉन आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 80। तो यहाँ पे 80 टाइम्स जो है वो फोर्स की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। कुल मिलाके यदि दोनों चार्जेस के बीच में मीडियम को ले आते हैं तो उस कंडीशन में फोर्स की वैल्यू जो है पहले से क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है। तो अपना आंसर जो होगा इसके अंदर व्हाट विल बी इफेक्ट ऑन द फोर्स, तो फोर्स विल बी डिक्रीज व्हेन ए प्लास्टिक शीट और एनी टाइप ऑफ मटेरियल इंसर्ट बिटवीन द चार्जेस। क्लियर? तो एक तो क्वेश्चन इसके अंदर ये था, ठीक है। तो अब इसका सेकंड क्वेश्चन और देख लेते हैं क्या आया हुआ था। यदि इसका सेकंड क्वेश्चन देखा जाए तो सेकंड क्वेश्चन देखो इसके अंदर क्या है, 2 पॉइंट चार्जेज हैविंग इक्वल चार्जेज सेपरेटेड बाय 1 मीटर डिस्टेंस एक्सपीरियंस ए फोर्स ऑफ 8 न्यूटन। तो 2 पॉइंट चार्जेज हैविंग इक्वल चार्जेस सेपरेटेड बाय 1 मीटर डिस्टेंस एक्सपीरियंस ए फोर्स ऑफ 8 न्यूटन। तो दो सेम मैग्नीट्यूड के चार्ज है अपने पास में, जैसे मान लो ये प्लस क्यू, क्लियर, और एक ये प्लस क्यू, क्लियर, और दोनों के बीच में जो सेपरेशन है वो कितना मैंने मान लिया, ये अपन को दे रखा है क्वेश्चन के अंदर 1 मीटर। एक्सपीरियंस है फोर्स ऑफ 8 न्यूटन। तो जब ऐसा है तो उस कंडीशन में फोर्स कितना लग रहा है? के क्यू1 क्यू2 अपॉन आर स्क्वायर, और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है? 8 न्यूटन। इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि के क्यू स्क्वायर की वैल्यू कितनी है फिलहाल? 8 न्यूटन। अब क्या किया गया है, What will be the force experienced by them if they are held in water at the same distance? अपन ने वैसे कर रखा है क्वेश्चन। अब मैंने क्या किया, डिस्टेंस को सेम रखते हुए इन दोनों चार्जेस को कहाँ ले गए अपन? वाटर के अंदर ले गए। तो मान लो ये अपने पास में कंटेनर था, इस कंटेनर में अपन ने वाटर फिल कर रखा था, और इस चार्ज वाले सिस्टम को ये प्लस क्यू चार्ज, ये प्लस क्यू चार्ज
और इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को सेम रखते हुए अपन इसके बीच में क्या ले गए, वाटर के अंदर ले गए, तो वाटर मीडियम आ गया। तो मीडियम के केस में फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मीडियम के केस में फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r r स्क्वायर। क्लियर। और इसकी वैल्यू कितनी थी, KQ स्क्वायर इक्वल टू 8 न्यूटन। मतलब ये एयर के केस में था, तो एयर के केस में अपन क्या बोल सकते हैं, Q स्क्वायर और K की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो Q स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट किसकी वैल्यू क्या है, 8 न्यूटन। यहाँ पे वैल्यूज पुट करो, Q1 Q है, Q2 Q है, तो Q स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r की वैल्यू कितनी है, 1 मीटर। तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो Q स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 8 के इक्वल है, Q स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 8 के इक्वल है, नीचे बच गया एप्सिलॉन r। तो मीडियम के केस में क्या हो जाएगा, 8 अपॉन एप्सिलॉन r, एप्सिलॉन r मतलब k, जो यहाँ पे k दे रखा है वो क्या है एक्चुअल में एप्सिलॉन r, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोलते हैं जिसको, रिलेटिव परमिटिविटी, और इसकी वैल्यू है 80। तो 8/80 तो कितना हो गया, 0.1 न्यूटन। तो मीडियम के केस में यानी वाटर में ले जाते ही फोर्स कितना हो जाएगा, 1/80 टाइम्स यानी कि कितना हो जाएगा, 0.1 न्यूटन। तो वही चीज आ गई कि मीडियम यदि ले जाते हैं, मीडियम के अंदर ले जाया जाता है, तो उस कंडीशन में चार्ज की वैल्यू जो है वो, या फोर्स की वैल्यू जो है वो डिक्रीज हो जाती है। क्लियर। ये क्वेश्चन आया हुआ था। अब एक क्वेश्चन और आया हुआ है, वो मैं वर्बली समझाता हूँ, क्वेश्चन क्या था वो समझ में आ जाएगा आप लोगों के। तो ये सब CBSE में आए हुए क्वेश्चन है। सर इतने अच्छे क्वेश्चन यदि CBSE में आएंगे तो हम सॉल्व कर ही देंगे, क्यों भाई, कर दोगे? अभी तक तो अपन ने शुरुआत करी है CBSE में आए हुए क्वेश्चंस की, अभी तो बहुत अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चंस आते हैं। तो अब इसमें देखो नेक्स्ट अपने पास में ये है, जैसे मान लो एक Q1 चार्ज था, समझना क्वेश्चन को, एक Q2 चार्ज था, दोनों के बीच की डिस्टेंस r थी, ठीक है। इस चार्ज पे, इस चार्ज के कारण जो फोर्स लग रहा है वो कितना लग रहा है, इसको नाम दे दो A, इसको नाम दे दो B। तो यदि मैं बात करूं FAB, तो FAB कितना लग रहा है, KQ1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। ऐसे इस चार्ज के कारण इस चार्ज पे जो फोर्स लग रहा है उसको मैं नाम दे दिया FBA, वो कितना लगेगा, वही KQ1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। सिंपल। पर ये क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन एक्चुअल में क्या है, क्वेश्चन ये पूछा गया कि यदि एक Q3 चार्ज को इन दोनों चार्जेस के बीच में ले आया जाए तो उस कंडीशन में इन दोनों चार्जेस पे लगने वाले फोर्स जो होगा एक दूसरे के कारण, उस पे क्या इफेक्ट आएगा, यानी कि FAB और FBA पे क्या इफेक्ट आएगा यदि Q3 चार्ज को बीच में ले आया जाए। यदि मैं Q3 चार्ज को लाके यहां रख देता हूं, कितने डिस्टेंस पे रख दी, मान लो r/2 डिस्टेंस पे रख दिया, ठीक है। तो उस कंडीशन में Q1 चार्ज पे, क्वेश्चन समझना, मैं नेट फोर्स की बात नहीं कर रहा हूं, Q1 चार्ज पे Q2 चार्ज के कारण लगने वाले फोर्स पे क्या इफेक्ट आएगा। भी Q2 चार्ज अब Q1 पे कितना फोर्स लगाएगा यदि Q3 को बीच में ले आया जाए, तो क्या उतना ही लगाएगा या चेंज हो जाएगा। सोचो, थोड़ा सा अपने दिमाग के ऊपर प्रेशर लगाओ कि Q2 चार्ज जो Q1 पे फोर्स लगा रहा था, यदि Q3 चार्ज को बीच में ले आया जाए तो इस फोर्स पे क्या इफेक्ट आएगा। इस पे नेट फोर्स जो है वो तो कुछ और होगा या नहीं होगा, वो तो बाद में बात करेंगे। इस फोर्स पे क्या इफेक्ट आएगा, इस फोर्स पे क्या वो बढ़ेगा, कम होगा या उतना ही रहेगा। क्वेश्चन समझना, यदि Q3 चार्ज को यहाँ पे ले आया जाए, पहले Q3 चार्ज नहीं था तो ये दोनों एक दूसरे पे इतना इतना फोर्स लगा रहे थे, ठीक है। अब यदि Q3 चार्ज को ले आया जाए तो Q2 चार्ज के कारण Q1 चार्ज पे लगने वाले फोर्स पे क्या इफेक्ट आएगा, क्या इफेक्ट आएगा भाई, सोचो। क्या फोर्स उतना ही रहेगा, बिल्कुल फोर्स उतना ही रहेगा, क्योंकि ये तो चार्ज आया है। Q2 चार्ज यदि Q1 पे फोर्स लगा रहा है तो ना तो Q1 Q2 की वैल्यू चेंज हुई है, ना R की वैल्यू चेंज हुई है। तो Q2 चार्ज पे जो फोर्स लगाएगा वो तो उतना ही लगाना है, KQ1 Q2/r स्क्वायर। हाँ, लेकिन यदि Q3 चार्ज को मैं ले आया तो Q1 चार्ज पे अब यदि नेट फोर्स की बात करें तो नेट फोर्स जो है वो चेंज हो जाएगा, क्योंकि अब Q3 भी इस पे फोर्स लगा रहा है। तो Q3 जो इस पे फोर्स लगा रहा है, 3-1 जो मैं बात करूं, सॉरी 1-3 लिख देते हैं, फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू चार्ज Q3, तो वो जरूर चेंज हो जाएगा, KQ1 Q3 अपॉन r/2 का होल स्क्वायर। यानी कि फर्स्ट चार्ज पे लगने वाले नेट फोर्स में तो चेंज हो जाएगा, लेकिन इस चार्ज के कारण या इस चार्ज के कारण इस चार्ज पे लगने वाले फोर्स पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। क्लियर। तो ये अपने पास में क्वेश्चन आया हुआ है कि ये भी CBSE के अंदर ही क्वेश्चन आया हुआ है।
एक क्वेश्चन और देखो, और क्वेश्चन मैं बता देता हूँ क्या क्वेश्चन आया हुआ है और उस क्वेश्चन को और डिस्कस कर लेते हैं। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में ये है, टू आइडेंटिकल मेटेरियल स्फेरिकल शेल। आइडेंटिकल का मतलब सेम शेप, सेम साइज, सेम मटेरियल की बनी हुई है। तो टू आइडेंटिकल मेटेलिक स्फेरिकल शेल्स ए एंड बी हैविंग चार्जेस +4q एंड -10q। ये तो मान लो ए है, स्फीयर ए है, ये मान लो स्फीयर बी है। इस पे जो चार्ज है वो तो है प्लस का 4q और इस पे जो चार्ज है वो है माइनस का 10q। आर कैप्ट ए सर्टेन डिस्टेंस अपार्ट, दोनों का अपन किस डिस्टेंस पे रख रखा है, ठीक है। ए थर्ड आइडेंटिकल अनचार्ज स्फीयर, तीसरा जो स्फीयर है वो भी सेम शेप, सेम साइज, सेम मटेरियल का बना हुआ है, अनचार्ज है, इस पे फिलहाल चार्ज 0 है, ठीक है। तो इस पे फिलहाल चार्ज कितना है, 0 है, ठीक है। इज फर्स्ट प्लेस्ड इन कॉन्टेक्ट विद स्फीयर ए, पहले तो सी को ए के कॉन्टेक्ट में लाए, ठीक है, एंड देन विद स्फीयर बी, फिर सी को बी के कॉन्टेक्ट में लाए। देन स्फीयर ए एंड बी आर ब्रॉट इन कॉन्टेक्ट, पहले सी को ए से टच करवाया, फिर सी को बी से टच करवाया, फिर ए और बी को भी आपस में टच करवा दिया, ठीक है। फाइंड द चार्जेस ऑन स्फीयर ए एंड बी, तो ए और बी पे कितना कितना चार्ज रह जाएगा, ये अपन को फाइंड आउट करना है। क्लियर। कईयों ने तो सोच लिया अभी हमारे बस की बात नहीं है फिजिक्स, क्वेश्चंस आए हुए जो है उनको देख के, ऐसी कोई बात नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो मैंने एक चीज बताई थी, जो मैं लाइनें मैंने बोली है उन लाइनों से ही क्वेश्चन सॉल्व होंगे। मैंने बोला था कि यदि कॉन्टेक्ट में लाया जाता है तो अपन एक पढ़ा था चार्ज मेथड्स ऑफ चार्जिंग बाय कंडक्शन। तो सी को ए से टच करवाएंगे तो कंडक्शन के थ्रू ए से सी में चार्ज चला जाएगा, सी को बी से टच करवाएंगे तो कंडक्शन के थ्रू चार्ज का ट्रांसफर होगा, ए को बी से टच करवाएंगे तो भी कंडक्शन के थ्रू चार्ज का ट्रांसफर होगा, क्योंकि सब मेटल्स हैं, मेटल से तो चार्ज का ट्रांसफर हो सकता है। तो अब यहां से देखो, पहले सी को मैंने ए से टच करवाया, तो जब सी को ए से टच करवाया तो यदि स्फीयर सेम साइज, सेम शेप के हैं तो अपन ने बोला था कि आधा आधा चार्ज बांट लेते हैं। आधा आधा चार्ज कैसे बांट लेंगे, आधा आधा चार्ज बांट लेंगे, जैसे मेरे पास में 100 रोटी है, मान लो मेरे पास में 100 रोटी है, कोई दूसरा बंदा आया, मेरे जितनी ताकत उसके अंदर थी, उसके पास कोई रोटी नहीं थी, वो मेरे से आया, तो मेरे से जब दोनों के बराबर 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 ताकत है तो मेरे से आधी रोटी ले जाएगा, तो 50 रोटी वो रख लेगा, 50 मैं रख लूंगा। फिर वो किसी दूसरे के पास में गया, फिर दोनों के पास बराबर हो रहा है ताकत थी, तो दोनों आधा आधा बांट लेंगे जितना टोटल बनेगा। तो पहले सी को ए से टच करवाया, बी को तो छेड़ा ही नहीं है अपन ने, तो जब बी को छेड़ा ही नहीं है फिलहाल, तो बी पे तो चार्ज कितना है, बी पे चार्ज उतना ही है, माइनस का 10q। सी को जब ए से टच करवाया तो इस पे चार्ज +4q, इस पे कोई चार्ज नहीं है, तो दोनों क्या करेंगे, आधा आधा बांट लेंगे। आधा आधा बांट लेंगे तो ए पे कितना चार्ज आएगा, ए पे तो चार्ज कितना बचेगा, प्लस का 2q, और अब सी पे कितना चार्ज है, प्लस का 2q। आधा आधा बांट लिया, 4 का आधा आधा कितना होगा, 2q। अब मैंने क्या किया है, सेम शेप और सेम साइज का है, तो थोड़ा सा इसको भी अपन बड़ा बना लेते हैं ताकि अपन को लगे कि दोनों सेम शेप और सेम साइज का ही है, ठीक है। अब क्या हुआ, अब मैंने सी को बी से टच करवाया, वही आधा आधा बांटेंगे। अब ए को तो अपन छेड़ ही नहीं रहे, तो नेक्स्ट कंडीशन में अपन ने ए को छेड़ा नहीं है, ए को नहीं छोड़ा तो ए तो उतना ही रहेगा, ए पे तो चार्ज इतना ही रहना, प्लस का 2q, ठीक है। ये दोनों आधा आधा बांटेंगे। अब आधा आधा कितना है दोनों के बीच में, टोटल कितना है, क्या 12 है, नहीं, ए का प्लस का 2q और ए का माइनस का 2q है, इसका प्लस का 2q, इसका माइनस का 2q, तो इसको कैंसिल करेगा, पहले 0 कर देगा, तो इसके पास कितना बचेगा, माइनस का 8q, फिर माइनस का 8q, दोनों का आधा आधा बांट लेंगे, या फिर टोटल कर लो, टोटल कितना है, माइनस का 8 ही है टोटल, तो आधा आधा बांट लेंगे। आधा आधा बांट लेंगे तो बी पे तो कितना रह जाएगा, बी पे रह जाएगा माइनस का 8 का हाफ कितना होगा, माइनस का 4q, और सी पे भी इतना आएगा, सी पे यदि पूछा जाए तो कितना बचा, माइनस का 4q, ठीक है। तो क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है सी पे कितना चार्ज रहेगा, तो सी पे कितना रहेगा, माइनस का 4q। नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, ए और बी को आपस में टच करवाया, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में अपने ए और बी को जब आपस में टच करवाया, तो ए और बी को जब आपस में टच करवाया गया, ये तो मान लो ए है और ये मान लो बी है, ठीक है। जब दोनों को आपस में टच करवाया तो वही दोनों आधा आधा बांट लेंगे, आधा आधा। पहले तो टोटल देखो कितना बन रहा है, दोनों का प्लस का 2q माइनस का 4q, माइनस का 2q बचेगा, तो माइनस का 2q यदि बचेगा तो माइनस का 2q आधा आधा कितना हो जाएगा, ये a हो गया, ये b हो गया, माइनस का 2q आधा, माइनस का q, माइनस का q, और c के पास कितना रह गया था, c के पास तो उतना ही रह गया था, माइनस का 4q। तो पहले जिसके पास कोई चार्ज नहीं था वो सबसे ज्यादा चार्ज लेके चला गया, और जो पहले a प्लस में था वो a अब कैसा हो गया, माइनस में हो गया। तो अपन से ही पूछा जा सकता है कि a का नेचर जो है वो क्या हो जाएगा, तो a का नेचर जो पहले पॉजिटिव था वो अब कैसा हो गया, नेगेटिव।
बी का नेचर कैसा रह गया, नेगेटिव, और सी का नेचर कैसा हो गया, नेगेटिव। ठीक है, तो ये भी अपन से इसमें पूछा जा सकता है। अब इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, थोड़ा सा और आगे क्या बढ़ाया जाएगा। एनसीईआरटी में क्वेश्चन आया हुआ है, एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन पूछा गया है वो यहां तक का ही पूछा गया है। ठीक है, चलो अपन क्वेश्चन ही डिस्कस कर लेंगे, पूरा क्वेश्चन ही देख लेंगे उसको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो ये अभी तक की जो क्वेश्चंस वाली सीरीज थी वो अपनी कंप्लीट हो गई। एनसीईआरटी क्वेश्चन है, एनसीईआरटी के क्वेश्चन करेंगे, उसी टाइम पे डिस्कस कर लेंगे क्वेश्चंस को। तो ये अपनी क्वेश्चंस वाली सीरीज थी अभी तक, जो एग्जाम से आए हुए क्वेश्चन थे वो सारे क्वेश्चंस अपन ने अभी तक जितने टॉपिक पढ़े हैं उन सब में सारे क्वेश्चंस अपन ने डिस्कस कर लिए हैं, कोई क्वेश्चन रहा नहीं है इसके अंदर। अभी तक के 10 ईयर्स में जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं वो सारे यही आए हुए हैं अभी तक जो अपन ने टॉपिक पढ़े हैं उन टॉपिक्स में। क्लियर, तो अब ऐसे ही पढ़ते रहो, बढ़िया से पढ़ो और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहो। आगे और अच्छी अच्छी चीज़ें अपन डिस्कस करते रहेंगे। कोई भी डाउट हो तो मैंने नंबर आपको दे दिए हैं, उन नंबर्स पे कॉल करके या व्हाट्सअप करके कैसे भी क्वेश्चंस जो है वो क्वेरी जो है अपनी क्लियर कर सकते हो। क्लियर, तो पढ़ते रहो और साथ के साथ मजे करते रहो।